हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केबी केमिस्ट्री। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एबनॉर्मल मास एंड वांट ऑफ फैक्टर। टॉपिक इंपॉर्टेंट कैटेगरी का है, साथ में थोड़ा टफ भी लगेगा, लेकिन अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा हुआ है तो नो प्रॉब्लम, आसान लगने वाला है। देखिए, एबनॉर्मल मोलर मास को पढ़ने से पहले कुछ फैक्ट हैं जो क्लियर कर लीजिए। पहला, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के। मतलब जितना ज़्यादा सॉल्यूट आप डालोगे, जितना नंबर ऑफ सॉल्यूट आप डालोगे, उतना ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है? इंक्रीज। क्लियर है? अब अगर एक एग्जांपल के लिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आप ले लीजिए, आप समझ जाएंगे। डेल्टा टी बी हम ले लेते हैं, तो डेल्टा टी बी किसके इक्वल होगा सर? के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू डब्ल्यू एम। यहाँ से आप दो केस जरा ध्यान से देखिए। एक डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? W2 के। और एक डेल्टा टी बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? M2 के। यानी जो डेल्टा टी बी मेरा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है किसके? W2 के। और जो डेल्टा टी बी है मेरा वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रहा है किसके? M2 के। यानी डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के। क्लियर है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्यों बोला इसको? क्योंकि ये इसका वेट है, ये इसका वेट है। तो किसी सॉल्यूशन में आपने कितना ग्राम मिलाया है, कितना ग्राम मिलाया, वही तो उसका अमाउंट है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। और ये डेल्टा टी बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? M2 के। और M2 क्या है? इसका मोलर मास। अब ये आप जानते हैं। और सेकेंड कंपोनेंट है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? ये बात, इतनी बात क्लियर, ये आपको याद रखना है, बस यही मेन फैक्टर है इस एबनॉर्मल मोलर मास को समझने का। डेल्टा टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट के, और डेल्टा टी बी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। ये आप क्लियर कर लीजिए, ये आपको याद रखना है। अब चेक कीजिए, अब होता क्या है। 1886 आता है, एक साइंटिस्ट आते हैं वांट ऑफ, ये राउल्ट भैया के इन्हीं लॉस का स्टडी करते हैं और पाते हैं कि भैया राउल्ट आप एक गलती कर चुके हैं। ये राउल्ट भैया की एक गलती निकाल लेते हैं। ये बोलते हैं कि आपने जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें दी थी, चाहे आपने डेल्टा टी बी दी, चाहे आपने डेल्टा टी एफ दिया, चाहे आपने पी नॉट 1 माइनस पी वन अपॉन पी वन दिया RLVP, या चाहे आपने हमें पाई दिया, है ना। आप लिख सकते हैं डेल्टा टी बी के बी इंटू मोलेलिटी के होता है, ये किसके होता है? के एफ इंटू मोलेलिटी के होता है, ये N2 अपॉन N1 के होता है, और ये किसके बराबर होता है? CRT के इक्वल होता है। तो जब वॉन हॉफ ने इन फैक्टर को, इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देखा, तो उन्होंने पाया कि ये वैल्यूज सिर्फ नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में ठीक है। जब आपके पास क्या है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उस केस में तो ये वैल्यूज ठीक आती हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट जब आप लेते हैं, है ना, जब इलेक्ट्रोलाइट आप लेते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये कहानी क्या हो जाती है? चेंज। यानी राउल्ट भैया एक गलती कर चुके थे। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट भैया के अनुसार, जरा समझिए, कमी समझना और फिर गेम समझना। राउल्ट ने क्या बोला कि ये इसके अंदर आपने वाटर डाला, एज अ सॉल्वेंट आपने क्या ले लिया? वाटर ले लिया। अब इस सॉल्वेंट में आप क्या ऐड करो? NaCl। अब मैं जानबूझ के NaCl ले रहा हूं, ध्यान देना। तो NaCl डालो, तो इसके अंदर NaCl डालेंगे। तो राउल्ट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ध्यान देना यहां पे, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स, अगर आप इसके अंदर NaCl को डालते हैं, कितने मोल? 10 मोल। तो राउल्ट के अनुसार ये था कि अंदर भी NaCl कितने जाएंगे? 10 मोल। 10 मोल NaCl अगर आप लेते हैं तो अंदर भी कितने जाएंगे? 10 मोल्स। अब ये तब तक, ये फैक्टर तब तक समझ में आता है जब तक आपको पता नहीं है डिसोसिएशन का, है ना। अगर आपको डिसोसिएशन नहीं पता कि NaCl डिसोसिएट होता है तो ओके है। जब तक आपको पता ना हो कि कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जो एसोसिएशन करते हैं, तब तक तो ये केस ठीक है। लेकिन अब हम जानते हैं कि डिसोसिएशन करते हैं, हम आयनिक इक्विलिब्रियम को पढ़ चुके हैं। तो वॉन हॉफ ने बोला भैया राउल्ट ऐसा नहीं होता है, NaCl अंदर जाके 10 मोल में ही कन्वर्ट, 10 मोल में ही नहीं रहता है। अगर आप NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होता है भैया। यानी 10 मोल अगर आप NaCl लेते हैं तो ये 10 मोल Na पॉजिटिव बनाता है और 10 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव देता है।
यानी आपने शुरुआत में लिए थे 10 मोल्स और अब आपके पास कितने हैं 20 मोल्स। अब आपके अंदर सॉल्यूशन में कितने 20 मोल। चेक कीजिए। अब राउट के अनुसार यहां भी 10 थे, यहां भी कितने थे 10। पर हो क्या रहा है, यहां से आप डाल रहे हैं 10 मोल ऑफ NaCl और अंदर जाके ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं 20 मोल्स ऑफ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। यानी इस सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पहले क्या था आपका, जरा चेक कीजिए। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अकॉर्डिंग टू राउल्स कितने होने चाहिए थे 10 मोल्स। कितने होने चाहिए थे 10 मोल्स। पर वॉन टॉप या डिसोसिएशन के बाद ये कितने हो चुके हैं 20 मोल्स। यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका क्या हो चुका है इंक्रीज। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो चुका है इंक्रीज। और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर इंक्रीज होता है तो आपको पता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर इंक्रीज होगा तो डेल्टा टीबी भी क्या होगा इंक्रीज। क्लियर है, यहां चेक करते हैं। हमने बोला अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होता है इंक्रीज होता है तो डेल्टा टीबी यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होनी चाहिए इंक्रीज। डेल्टा टीबी क्या है हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होनी चाहिए इंक्रीज। और अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M2 के, मोलर मास क्या हो जाएगा डिक्रीज। यानी जो आप मोलर मास ले रहे थे वो अब क्या हो चुका है कम। कि राउल्ट भैया जो आपने मोलर मास कैलकुलेट किया था ना वो ज्यादा आ गया था, इट वॉज हायर देन दिस, आना कम चाहिए था। यानी मोलर मास के साथ गड़बड़ हो चुका है ना। और ये जो मोलर मास में कमी आई है इसी को बोला आपने एबनॉर्मल मोलर मास। सेकेंड पॉइंट देखिए। अब मैं इसी इक्वेशन को उल्टा करता हूं। मेरे पास था Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव और यहां ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें NaCl में। अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ आपने 2 मोल यहां से डाले थे तो यहां भी कितने होंगे 2 मोल। देखिए कितने लिए हैं आपने 2 मोल लिए हैं। 1 मोल NaCl, 1 मोल Na पॉजिटिव, 1 मोल Cl नेगेटिव, 2 मोल 2 मोल्स टोटल हैं तो बनने भी कितने चाहिए 2 मोल्स। पर भैया ये एसोसिएशन किस काम का। एक्चुअली होता क्या है आप समझते हैं ये बात। Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव सॉल्यूशन में जाके किस में कन्वर्ट होते हैं NaCl में। यानी 10 मोल्स Na पॉजिटिव जब आप मिक्स करते हैं 10 मोल्स ऑफ Cl नेगेटिव में तो ये 10 मोल्स ही बनाता है किसके NaCl के। और अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स कितने होने चाहिए 20 डाले हैं तो 20 ही होंगे। लेकिन वॉन टॉप बोल रहा है एसोसिएशन हो जाता है भैया, ये दोनों मिक्स हो जाते हैं और ये 10 मिलके किस में कन्वर्ट होते हैं 10 मोल्स में। तो एक्चुअली जब आपने Na और Cl के अलग अलग Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव के 20 मोल्स यहां से डाले थे तो सॉल्यूशन में जाके ये कितने होने चाहिए 10 मोल्स में कन्वर्ट होने चाहिए। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपका डिक्रीज कर गया भैया, यहां चेक कीजिए क्या सरदर्दी है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या कर चुका है डिक्रीज, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी सर, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी सर डिक्रीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी आपकी डिक्रीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिक्रीज करेगी। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर हमारी क्या करती है डिक्रीज करती है तो यहां चेक कीजिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा इंक्रीज। यानी अब तक जो आप मास कैलकुलेट कर रहे थे वो गलत कैलकुलेट कर रहे थे। मास ऑफ सॉल्यूट क्या होना चाहिए इंक्रीज और यहां मास ऑफ सॉल्यूट क्या होना चाहिए डिक्रीज। तो द मोलर मास दैट इज आइदर लोअर और हायर देन द एक्सपेक्टेड और नॉर्मल वैल्यू इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल मोलर मास। जो वैल्यू होनी चाहिए थी एक्सपेक्टेड, एक्चुअली में जो वैल्यू होनी चाहिए थी अगर उससे कम और उससे ज्यादा वैल्यू आती है ऐसी कंडीशन वाले मास को हम क्या बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। आई होप आप समझ रहे होंगे। क्लियर। चलिए अब वॉन हॉफ ने ये केस तो समझा दिया कि भैया वहां एसोसिएशन भी पॉसिबल है और डिसोसिएशन भी पॉसिबल है। तो इस एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस को कैसे सॉल्व करें कि हमारा ये जो एबनॉर्मेलिटी आ रही है इसको क्लियर कर सके। तो वॉन हॉफ ने हमें कैलकुलेट करके दिया आई। इसने बोला भैया इस आई को आप इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको क्या मिल जाएगा एक्चुअल मोलर मास। चेक करते हैं।
तो वांट ऑफ फैक्टर से रिलेटेड आप इतना समझ चुके हैं। वांट ऑफ भैया हमें इतना बता चुके हैं कि अगर आप किसी सॉल्यूशन में किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट को मिलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, तो दो पॉसिबिलिटीज है। सॉल्यूट कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइटिक। क्लियर है? ये बात क्लियर रखिए। दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहला, जब इसका क्या हो सकता हो? एसोसिएशन। और दूसरा, जब इसका क्या हो? डिसोसिएशन। और ये आप समझते होंगे, एसोसिएट होना मीन्स मिक्स हो जाना, Na और Cl मिलके NaCl बना रहे, और डिसोसिएट मीन्स टूट जाना, बिखर जाना। NaCl दो टुकड़ों में टूट रहा है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो दो केस पॉसिबल है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन। वॉन हॉफ समझा चुका है। इसने बोला देखो कुछ भी हो, एसोसिएशन हो डिसोसिएशन हो, आप आई कैलकुलेट कर लो। इस आई को आप कैलकुलेट कर लो। अगर आप आई कैलकुलेट कर लेते हो तो इस आई का मल्टीप्लाई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ कर लो, आपका काम हो जाएगा। यानी आपने जो अभी डेल्टा टी बी देखा था ना सर, डेल्टा टी बी इक्वल टू आपने क्या देखा था? के बी इंटू मोलैलिटी। वन टॉप बोलते हैं, यहां पे आई का मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू सही आ जाएगी। आपने किया डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ क्या होती है? आई के एफ इंटू मोलैलिटी। वन टॉप बोलता है यहां आई से मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। आपने पढ़ा पाई, पाई इक्वल टू होता है सी आर टी। वन टॉप भैया बोलते हैं यहाँ आई से मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व। आपने पढ़ा पी नॉट वन माइनस पी वन अपॉन पी नॉट पी वन इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन। वन टॉप भैया बोल रहे यहाँ भी आई से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी सॉल्व, कोई पंगा ही नहीं, झंझट ही नहीं। पर सर आई से तो मल्टीप्लाई कर देंगे ना, आई है क्या? व्हाट इज दिस आई? इस आई को बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। यही वो आई है जिसको हम बोल रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर। अब ये वांट ऑफ फैक्टर को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए उन्होंने कुछ फॉर्मूले दिए। पहला फॉर्मूला मोलर मास से अकॉर्डिंग उन्होंने दिया। उन्होंने कहा भैया अगर आपको मोलर मास दिया है तो आप आई कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। अगर आपको मोलर मास गिवन है तो क्लियर है, ये बात आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू दे रखी है तो आप क्या कर सकते हैं, है ना, ऑब्जर्व्ड, आप क्या करो, जो आपने ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है इसकी वैल्यू ले लो, अपॉन क्या करो, कैलकुलेटेड जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इन दोनों से क्या निकाल सकते हैं? आई की वैल्यू। इस तरीके से आई की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। पर ये दोनों फॉर्मूले आपको कम काम आने वाले, आवश्यकता पड़ेगी, नीड इनकी भी है। याद तो ये भी रखना है सर, इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको भूलना नहीं है वो कौन सा है? देखिए ये क्या बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है ना, जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल, ये कुछ भी हो सकते हैं सर, मोल्स और पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कितने हैं ये चेक करो, और इसको अपॉन में कर दो कितने? नंबर ऑफ मोल्स और पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्लियर? बहुत इजी है। जब डिसोसिएशन हुआ और एसोसिएशन हुआ तो कितने नंबर ऑफ मोल्स का डिसोसिएशन एसोसिएशन हुआ बाद में, और उससे पहले पार्टिकल कितने थे बिफोर डिसोसिएशन। और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको जरा चेक कीजिए। मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे पास है Na और ये जा रहा है सर किसमें? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक है, ये NaCl है मेरे पास। अब देखिए बिफोर डिसोसिएशन से पहले, बोलो NaCl डिसोसिएट हुआ है, तो डिसोसिएशन से पहले NaCl कितना था? 1, तो यहां नीचे आपको क्या रख देना है? 1। और डिसोसिएशन के बाद कितने में कन्वर्ट हो चुका है? 2 में, तो ऊपर आपको क्या रखना है? 2। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 2/1, या I इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 2। इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। पर सर एक प्रॉब्लम है, क्या सबका वैल्यू सेम इजीली हो जाएगा? सबको क्या हम इतनी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे? है ना, क्या इतनी इजीली सबको कैलकुलेट करेंगे? तो समझो सर, अब जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है ना, डिसोसिएशन का अगर आप केस लेंगे तो इलेक्ट्रोलाइट जो हमारे पास है ना, इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन होता है ये भी दो टाइप का होता है सर। हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है और हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो फिक्स है,
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप केस लेते हैं तो देन तो ये फिक्स है, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेक कीजिए मेरे पास स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स 100% डिसोसिएशन जिनका होता है, जितना डालेंगे ये सारे के सारे टूट जाएंगे सर। और वीक का मीन्स कुछ परसेंटेज, है ना, फ्यू परसेंटेज, फ्यू अमाउंट ऑफ परसेंटेज डिसोसिएट होता है, सारा नहीं होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, टेंशन आए तो पहले हम बात कर लेते हैं डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एक बार फिर आपको याद दिला दूं, जो 100% क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं सॉल्यूशन में। जो आई की वैल्यू आप निकालेंगे, आप सेम फॉर्मूले से निकालेंगे। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं पहले NaCl को। NaCl जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो Na पॉजिटिव प्लस किस में डिसोसिएट होता है, Cl नेगेटिव में। अगेन हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम 1 मोल ऑफ NaCl ले रहे हैं, 1 मोल ऑफ NaCl अगर आप ले रहे हैं तो Na पॉजिटिव भी कितना बनेगा, 1 मोल बनेगा, और क्लोरीन भी कितना बनेगा सर, 1 मोल बनेगा। क्लियर है। तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, आई क्या बोल रहा है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के बाद कितने पार्टिकल मिले हैं आपको, 2 मोल, तो आपने यहाँ 2 लिख दिया। अब बिफोर डिसोसिएशन कितने थे जरा चेक करो, 1 मोल, तो ये क्या आ जाएगा, I = 2/n, यानी आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 2। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम H2SO4 का, ये भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। H2SO4 अगर डिसोसिएट करोगे तो किस में डिसोसिएट होगा, ये देगा 2H पॉजिटिव प्लस हमें क्या देने वाला है, SO4 2 नेगेटिव। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं तो हाइड्रोजन कितना निकलेगा, 2 मोल हाइड्रोजन के निकलेंगे। क्लियर है। ये आपने आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, देखिए एक H2SO4 के डिसोसिएट होने पे 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, तो यानी यहाँ कितने मोल निकलेंगे, 2 हाइड्रोजन, और एक सल्फेट निकलता है तो यानी ये कितना बनेगा, 1 मोल। ये चीज़ें क्लियर रखिए अपनी। तो चलिए सर आई अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं, 3 मोल्स, तो ये आ जाएगा 3। अब बिफोर डिसोसिएशन कितना है, 1 मोल, तो अपन क्या आ जाएगा 1, यानी आई इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा 3। क्लियर है। ऐसे ही सर आप एक और एग्जांपल ले लीजिए HNO3 का। HNO3 ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अच्छा जरूरी नहीं है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक एसिड ही हो, लेकिन फिर भी मैक्सिमम क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट वीक एसिड ही होते हैं। तो HNO3 कैसे टूटेगा सर, देखिए H पॉजिटिव में प्लस NO3 नेगेटिव में टूटने वाला है। तो 1 मोल अगर आप HNO3 देते हैं तो 1 मोल H पॉजिटिव निकलेगा और 1 मोल क्या निकलेगा, NO3 नेगेटिव, यानी I आपका क्या होगा, आफ्टर डिसोसिएशन 1 + 1 कितना आ जाएगा 2, और बिफोर डिसोसिएशन कितना है सर 1, तो ये I आपका कितना आने वाला है, अगेन 2। एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में टूटने वाला है, कैल्शियम प्लस 2OH नेगेटिव में, कैल्शियम 2 पॉजिटिव। अगर आपने इसका 1 मोल लिया है तो कैल्शियम कितना बनने वाला है, 1 मोल बनने वाला है, लेकिन OH नेगेटिव कितना बनने वाला है, 2 मोल्स। क्लियर समझ रहे ना। अब देखिए आफ्टर डिसोसिएशन कितना है सर, I = हमारा 2 है, और बिफोर डिसोसिएशन अपॉन कितना आ जाएगा 1, यानी अगेन आपका कितना, सॉरी आफ्टर डिसोसिएशन 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, और बिफोर डिसोसिएशन आपका कितना है 1, तो आपका टोटल जो आएगा वो कितना आ जाएगा, I = 3। क्लियर है। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि ये 100% डिसोसिएट होता है, 100% डिसोसिएट का मीनिंग 1 मोल आपने लिया था तो ये 1 मोल पूरी तरीके से क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। इसका अमाउंट अब क्या है, 0 NaCl का। अब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में ही मिलेगा सॉल्यूशन के अंदर, इस फॉर्म में सॉल्यूशन में मिलेगा, इस फॉर्म में नहीं मिलने वाला है। तो ये तो आपका 0 हो चुका है, इस फॉर्म में ये मिलेगा। तो ये टोटल डिसोसिएशन है 100%, NaCl नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो तो देन क्या केस होने वाला है, चेक कीजिए। तो अभी हम देख लेते हैं सर डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। हमने कहा जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो फ्यू अमाउंट में ही क्या होते हैं, और डिसोसिएट होते हैं, कुछ परसेंटेज ही इनका डिसोसिएट होता है, 100% तो इनका डिसोसिएट नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए देखिए कुछ एग्जाम्पल लीजिए, मेरे पास है NaCl, पहले मैं NaCl का दिखा लेता हूँ। ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, इस तरीके से डिसोसिएट होता है। अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो कैसा केस होगा जरा चेक कीजिए। आपने एग्जाम्पल के लिए 100 ग्राम ऑफ NaCl लिया है, तो जो आपको Na और Cl मिलने वाले हैं, यहाँ आपको ये दोनों का जो टोटल अमाउंट ऑफ मास मिलेगा ये भी कितना होगा, 100 ग्राम।
क्लियर है? यानी यहां से आपने 100 ग्राम डाला था और मिला भी कितना, 100 ग्राम। एक्यूरेट पूरा का पूरा NaCl किस में कन्वर्ट हो चुका है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। तो अगर ये भी 100 ग्राम बन गया होगा तो इधर कितना बचा होगा सर, 0। यानी जो डिसोसिएशन है वो कैसा है, 100%। पूरी तरीके से NaCl किस में कन्वर्ट हुआ, 100 ग्राम जो यहाँ था अब कितना हो चुका है, 100 ग्राम। तो 100% डिसोसिएशन है, तो आपने बोला स्ट्रॉन्ग। एक एग्जांपल और लेते हैं, हमारे पास है CH3COOH और ये डिसोसिएट हो रहा है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव में। क्लियर है? अब यहां क्या केस है, चेक कीजिए। आपने CH3COH के 100 ग्राम लिए, पर जब ये दोनों बनते हैं तो आपको पता लगा सर ये तो केवल 20 ग्राम ही बने। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो सिर्फ 20 ग्राम बना है ना। 100 में से हमारा प्रोडक्ट कितना बना, 20 ग्राम। यानी हमारा जो रिएक्टेंट है वो अब भी कितना बचा हुआ है, 80 ग्राम रिमेनिंग है हमारा। यहां सिर्फ 20 ग्राम आया है, इधर इधर अब भी कितना है, 80 ग्राम। क्लियर है? यानी जो 100 ग्राम आपने लिए थे ये पूरे के पूरे डिसोसिएट नहीं हुए, सिर्फ कितने डिसोसिएट हुए, 20 ग्राम। 80 ग्राम अब भी रिमेनिंग है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, ग्राम में मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूं। देखो 80 ग्राम था तो कन्वर्ट किस में हुआ, 20 ग्राम तो कन्वर्ट हो गए, अब भी 80 ग्राम क्या है, रिमेनिंग है ना। तो पूरा का 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ सर, सिर्फ 20% हुआ है। तो जिनका डिसोसिएशन 100% नहीं होगा उनको अपन क्या बोलते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये 100% डिसोसिएट नहीं होने वाले। क्लियर है? तो ऐसे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम वांट ऑफ फैक्टर कैसे निकालेंगे, चेक कीजिए। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं कि हमारे पास A नाम का एक कंपाउंड रिएक्टेंट था जिसको आपने कन्वर्ट किया किसमें, N नंबर ऑफ B में। ठीक है, N नंबर ऑफ B में A था, N नंबर ऑफ B, मतलब यहां 2 निकले तो यहां 2 B होंगे। अगर तीन पार्टिकल में डिसोसिएट होगा तो N इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो A कितने B में डिसोसिएट हो रहा है, N नंबर में। तो देखिए अगर टाइम रहा होगा हमारा 0, मतलब अभी रिएक्शन शुरुआत नहीं हुई, तो मान लेते हैं A हमारे पास कितना है, 1 मोल। A कितना है, 1 मोल, और 0 टाइम पे अभी सिर्फ A हमारे पास है, B अभी क्या है, 0। टाइम अभी 0 है तो B तो बना नहीं होगा, तो A हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा। क्लियर है? अब T इक्वल टू कोई टाइम ले लेते हैं हम, T टाइम। इस T टाइम पे मान लेते हैं कि जो B बना हमारा अल्फा, तो N नंबर के B थे तो अल्फा भी कितने बनेंगे, N अल्फा। क्लियर है सर? अब N अल्फा तो A में से निकल गया है, 20 ग्राम तो निकल गया है ना। तो कितना बचेगा, 80। तो N अल्फा अगर निकल गया है तो 1 में से कितना निकल चुका है, N अल्फा, तो इतना यहां शेष बचेगा। क्लियर है? N अल्फा हमारा बना तो यहां कितना शेष बचेगा, 1 माइनस N अल्फा, इतना रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ फैक्टर आई, हमें क्या चाहिए, डिसोसिएशन के बाद के पार्टिकल का नंबर और डिसोसिएशन से पहले के पार्टिकल का नंबर। तो डिसोसिएशन के बाद, आफ्टर डिसोसिएशन आपको कितने पार्टिकल मिले हैं, जरा चेक करो। आफ्टर डिसोसिएशन आपको मिले 1 माइनस एन अल्फा, तो ए के होंगे, है ना। 1 माइनस एन अल्फा तो आपके पास किसके मौजूद हैं, ए के, और साथ में बी के कितने बन चुके हैं, एन अल्फा। इतने टोटल पार्टिकल आपके पास अवेलेबल है। क्लियर है? अब इन दोनों को जोड़ दीजिए सर, दोनों को आप जोड़ेंगे तो बोलो क्या आएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। इतनी बात क्लियर है, ये समझ में आ गया। अब देखिए अब क्या है, अब आप इस फॉर्मूले को ये आपके पास है आफ्टर डिसोसिएशन, और आपको क्या चाहिए, बिफोर डिसोसिएशन। बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1। तो अकॉर्डिंग टू आई आफ्टर डिसोसिएशन कितना आएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1, और अपॉन कितना हो जाएगा सर, 1। क्लियर है? यानी आई इक्वल टू आपका क्या आएगा, 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, यहां अल्फा को कहां ले आइए, इधर अल्फा को यहां ले आइए। ठीक है, मतलब इसको रीअरेंज कीजिए, अल्फा को यहां लाइए और आई को इधर ले आइए। तो आपके पास इसको रीअरेंज करने पर, जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपके पास अल्फा इक्वल टू क्या आने वाला है, एन अल्फा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, जरा एक बार ध्यान से कर लेते हैं। ठीक है, अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा, आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1, ये आपके पास आ जाएगा अल्फा। अब यहां एन क्या है सर, नंबर ऑफ मोल्स।
अब अगर आपके पास दो पार्टिकल में डिसोसिएशन होता है तो n बराबर आप यहाँ क्या रख देंगे 2। और अगर आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का केस है जहाँ ये Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH में कन्वर्ट होगा तो यहाँ आपके पास 1 मोल ये बनेगा, 2 मोल ये बनेगा, टोटल कितने मोल्स हो जाएंगे सर? 3 मोल डिसोसिएशन के बाद हो जाएंगे। तो यहाँ आप n बराबर क्या रख देंगे 3। तो इस फॉर्मूले को आप किसी पे भी अप्लाई करके क्या कर सकते हैं? डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स निकाल सकते हैं, यानी अल्फा अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, इसी को हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आप देख लेंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में 100% था, वीक के केस में आप ऐसे करेंगे। अब देखिए, अब एसोसिएशन का केस भी देख लेते हैं। चलिए अभी हम देख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। डिग्री ऑफ एसोसिएशन का कैलकुलेशन करना है, जरा चेक कीजिए। अगर आप डिग्री ऑफ एसोसिएशन की बात करें तो एसोसिएशन अभी तक हमने क्या बोला? अभी हमने बोला कि सर Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव से मिलके NaCl बना देता है, इस तरीके का होता है, इक्विलिब्रियम में रिएक्शन आ जाता है। लेकिन ये इसमें वो मज़ा नहीं है, वो फील नहीं है। देखो फीलिंग वाली रिएक्शन आपको देता हूँ। आपके पास है CH3COOH, एसिटिक एसिड आपके पास है, और इस एसिटिक एसिड को आपने डाल दिया बेंजीन में। बेंजीन में आपने इसको मिक्स कर दिया। जैसे ही आप इसको बेंजीन में डालते हैं ये कन्वर्ट हो जाता है डाइमर में, यानी ये सर कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये CH3C डबल बॉन्ड OH और दूसरा मॉलिक्यूल था CH3C डबल बॉन्ड O और OH का। ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ बनता है? फोन के बीच में। ये दोनों ने आपस में बना लिया हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया तो अब तक थे ये 2, अब तक थे ये कितने? 2। अब ये कन्वर्ट हो गया किसमें? 1 मोल में। 2 मोल किसमें कन्वर्ट हो गए? 1 मोल में। यानी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट आपके पास था ये अब तक कितना था? 2, और कन्वर्ट हो गया किसमें? 1 में। यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया? घट गया। तो अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट अगर आपका डिक्रीज हुआ है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज करेगी। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रही है सर, तो मोलर मास क्या करना चाहिए? इंक्रीज। मोलर मास इंक्रीज हो जाएगा। यही बात तो करते आ रहे। क्लियर बात? ये बात आई, मजा आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ऐसी 36 रिएक्शन के लिए जिनमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन होने वाला है, इसके लिए एक कॉमन रिएक्शन लिखते हैं और आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। जरा चेक कीजिए। हम तो अभी हम एक जनरल रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे पास है Na जो जा रहा है किसमें? An में, है ना। समझिए, हमारे पास अभी तक एसिटिक एसिड के यहाँ कितने मोल थे? 2 मोल थे, और अब कन्वर्ट हो चुका है किसमें? 1 मोल में। तो पहले नंबर ऑफ मोल ज़्यादा थे, अब कम हो चुके हैं। तो पहले n नंबर के मोल थे और अब ये An में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब हम ले लेते हैं कि अगर t इक्वल टू टाइम हमारा 0 रहा होगा और हमारे पास जो A था वो अगर 1 मोल है, वो कितना है? 1 मोल। तो 0 टाइम पे रिएक्शन तो स्टार्ट नहीं हुई होगी, तो ये क्या होगा? 0। पर अगर हम कोई टाइम ले लें t, इस t टाइम पे अगर इस A में से कितना निकलता है? अल्फा। कितना निकलता है? अल्फा। तो ये कितना बनेगा? अल्फा बाई n। या ये अगर अल्फा बाई n बनता है तो यहां से कितना निकला होगा? अल्फा। कितना निकला होगा? अल्फा। चेक कीजिए। अगर यहां से 2 मोल निकले हैं तो ये कितना बना होगा? 1/2। 2 का हाफ हुआ ना 1। 2 का क्या हुआ है? हाफ 1। तो अल्फा बाई n, और ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फा। ठीक है, चलिए अब हमें क्या चाहिए सर? हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन एंड एसोसिएशन। तो हमारा केस एसोसिएशन का है। तो देखिए, आफ्टर एसोसिएशन आपके पास क्या हुआ है वो लिख लीजिए आप। आफ्टर एसोसिएशन आपके पास ये पार्टिकल आए। कौन कौन से पार्टिकल? अल्फा बाई एन। अल्फा बाई एन आपके पास था और कुछ बचा होगा 1 माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन। ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं है। अब आपको क्या करना है सर? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन आपको मिल गया है, बिफोर डिसोसिएशन आपको पता है कितना है? 1। तो आई आप कैलकुलेट कर लीजिए। आई इक्वल टू आपका क्या होने वाला है? चेक कीजिए। 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन अपॉन 1। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, तो आई किसके बराबर आ रहा है? आई बराबर आ रहा है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई एन की। तो यहाँ से तो आप आई निकाल लीजिए, लेकिन हमें आई नहीं निकालना है, हमें निकालना है अल्फा की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा की। क्लियर है? हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अल्फा की। अब आप क्या करो, चेक करो। अब आप यहाँ से 1 को साइन चेंज कर दो, 1 को इधर ले आओ,
है ना, इस 1 को इधर ले आओ और अल्फा को कहाँ ले जाओ, दूसरी साइड, तो आपके पास क्या हो जाएगा, चेक कीजिए, ये चेक कर लीजिए। मैं इसको वापस लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। आई इक्वल टू हमारे पास है 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन सबके साइन चेंज कर दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा माइनस में, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा किस में, माइनस में, ये आ जाएगा सर प्लस में, ये आ जाएगा माइनस में। तो इस 1 को मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो चेक कीजिए, ये -1 इधर जा रहा है, तो ये हो जाएगा +1, 1 माइनस आई इक्वल टू आ जाएगा ये अल्फा माइनस एल्फा बाई एन। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अल्फा को कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस आई किसके बराबर आने वाला है, अल्फा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एन, 1 माइनस 1 अपॉन एन, इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर है, अल्फा इक्वल टू किसके आने वाला है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद अल्फा किसके इक्वल आने वाला है, चेक कीजिए, 1 माइनस आई इंटू एन अपॉन आ जाएगा ये किसके, एन माइनस 1 के। ये आपका यहाँ से निकल जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा को आपने क्या बोला, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, केस एसोसिएशन का है तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, अब देखिए ये कैलकुलेशन मैं यहाँ पे ज़्यादा देर नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, और वैसे भी इसके न्यूमेरिकल अब हम इस वीडियो में नहीं करने वाले, इसके न्यूमेरिकल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। न्यूमेरिकल जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये समझ में आ जाए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक, जब सब कुछ करना है। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू।